आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों और भाई बहनों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज का यह जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड जो नए सेशन 2025 और 26 में विद्यार्थी नए सेशन में प्रवेश किए हैं उन लोगों को इंग्लिश के सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और संपूर्ण जानकारी देने के बाद हम लोग छोटी सी टॉपिक को भी आज शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना प्यार और जितना स्नेह अभी तक आप लोगों ने हमारे ऊपर दिखाया है और हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट किया है, ये प्यार ये विश्वास उसी तरह बना रहेगा और मैं आपके विश्वास को और आपकी आशाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो अपने छोटे भाई बहनों को इस नई जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, जैसे किसी भी जर्नी को जब हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी फंडामेंटल और बेसिक बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए। जब हमें बेसिक बातें पता रहेंगी तो हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बड़े आसानी से बढ़ सकते हैं। तो जब हम लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा की बात करते हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा में नंबर लाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे होते हैं सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि वो सब्जेक्ट कितने नंबर की पूछी जाती है और उस सब्जेक्ट के क्या सिलेबस हैं जो हम लोगों को पूरे वर्ष भर पढ़ने हैं। क्योंकि हम लोगों को पूरे वर्ष भर जो मेहनत करनी है वो इसी आधार पर करनी है कि हमारा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को किस प्रकार से सबसे सरलतम शब्दों में पढ़ा जा सकता है जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को प्राप्त कर सकें। और ये नंबर केवल अपने लिए आवश्यक नहीं होता है बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के सपनों के लिए भी आवश्यक होता है। और अगर हम एक प्रकार से सफल हो जाते हैं तो हम कहीं न कहीं भारतवर्ष के निर्माण में या अपने क्षेत्र के निर्माण में भी सहयोग दे सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस शानदार सी जर्नी की क्लास 12 यूपी बोर्ड न्यू सेशन 2025-2026 के लिए। तो सब लोग थम्स अप कर दीजिएगा और सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हाँ सर तैयार हैं। आप वीडियो को शुरू करिए और हम लोग सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश सिलेबस डिस्कशन इन डिटेल, यानी सबसे पहले हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश के अंतर्गत जो संपूर्ण सिलेबस अभी तक पूछा जा रहा है 2024-25 सेशन को आधार मान को हम लोग अपने पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी को निकाल लीजिए, अपने नोट्स को निकाल लीजिए और सबसे पहले अपने नोट्स में लिख लीजिए क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश सिलेबस डिस्कशन इन डिटेल। आप उस सिलेबस को ऐसा मत सोचिएगा कि हम बुक से देख लेंगे या सीरीज से देख लेंगे या किसी और साइट से देख लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपने सिलेबस को अपने कॉपी पे लिख देना है और जैसे जैसे सिलेबस की टॉपिकें होती जाएंगी वैसे वैसे आप लोग उसके ऊपर ट्रिक कर सकते हैं कि हमने इतना इतना पढ़ लिया और हमारा इतना इतना बचा हुआ है। तो सिलेबस कॉपी पे लिखना इसलिए आवश्यक है जिससे हमें यह जानकारी होती रहे कि हम लोग कितना पढ़ चुके हैं और हम लोगों के पास अभी सिलेबस कितना बचा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग नोट्स खोल लीजिएगा और सबसे पहले आप इसको लिखना शुरू करिएगा। ध्यान से हमारी बातें सब लोग सुने। लल्ला, जो हमारा पूरा क्लास 12 का सिलेबस है, अगर हम लोग इसके मैक्सिमम मार्क की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स की बात करें यानी टोटल कितने नंबर की पूछी जाती है इंग्लिश बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड परीक्षा में, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो हमें कुल मिला के 100 नंबर का पूछा जाता है। 100 नंबर में हमारी इंग्लिश पूछी जाती है और ये जो 100 नंबर में हमारी इंग्लिश पूछी जाती है वह टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड होती है। तो हमारे पास अगर हम लोग इसके अंतर्गत देखें सेक्शन कितने पूछे जाते हैं, कितने सेक्शन में हमारी पूरी इंग्लिश पूछी जाती है, तो टोटल हमारे पास 4 सेक्शन दिए गए हैं। 4 सेक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं। आप लोग अपने कॉपी पे ध्यान से जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे सब लोग अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। सबसे पहला सेक्शन ए जो है, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं रीडिंग। इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं रीडिंग। और इस सेक्शन को हम लोग रीडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सेक्शन के अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है वह अलोंग अनसीन पैसेज, अलोंग अनसीन पैसेज हमारे जो पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, यानी रीडिंग का जो सेक्शन ए के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें अलोंग अनसीन पैसेज दिया होता है, यानी एक लंबा सा अपठित गद्यांश दिया गया होता है
उस अपठित गद्यांश को हम लोगों को पढ़ना होता है, उसका अर्थ निकालना होता है। उसका अर्थ कैसे निकाला जाता है, अनसीन पैसेज को कैसे रीड किया जाता है, जब हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे तो हम आपको आगे अनसीन पैसेज को रीड करना और रीड करने के बाद उसके ऊपर जो प्रश्न पूछे गए होते हैं उसका आंसर कैसे दिया जाता है, ये सब आपको हम सिखाएंगे। अभी आप समझिए, अ लॉन्ग अनसीन पैसेज दिया होता है और इस लॉन्ग अनसीन पैसेज से हम लोगों को 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के होते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से 4 × 3 = 12 मार्क्स। इस प्रकार से जो 4 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं अनसीन पैसेज में, एक 3 नंबर का होता है, टोटल 12 नंबर का होता है, और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस, 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। और ये जो तीनों वोकैबुलरी के क्वेश्चन होते हैं वे 1-1 मार्क के होते हैं। तो इस प्रकार से 3 × 1 3 मार्क्स। और अगर हम लोग इसका सम करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 15 मार्क्स। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला सेक्शन है, यानी जो हमारा रीडिंग का सेक्शन है, अगर इसका हम लोग टोटल मार्क्स की बात करें तो पहला सेक्शन हमें कुल मिला के 15 मार्क्स का आता है। और इस 15 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको बता दिए। जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, 3-3 नंबर के होते हैं, टोटल 12 नंबर यहाँ से, और 3 वोकैब के क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के, 3 नंबर यहाँ से, 12 और 3 कितने हो गए 15। तो ये हमारा हो गया पहला सेक्शन। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए जानने के बाद हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन बी में हमसे क्या पूछा जाता है। तो अगर हम लोग सेक्शन बी की लल्ला बात करें, सेक्शन बी की अगर बात करें, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी को हम लोग कहते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन, पहला वाला रीडिंग है और दूसरा वाला क्या है, राइटिंग। पहला वाला रीडिंग है और दूसरा वाला क्या है, राइटिंग। और राइटिंग के अंतर्गत हमारे पास टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स। और ये 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है, इसके अंतर्गत आने वाला जो पहला क्वेश्चन होता है, उसमें हम लोगों से आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल लिखने के लिए आता है। और ये जो आर्टिकल होता है वह 3 प्रकार का हमारे बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। पहला जो आर्टिकल होता है वह डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। जो दूसरा होता है वह आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होता है। जो तीसरा होता है वह बायोग्राफिकल होता है, बायोग्राफिकल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वो वर्णनात्मक होता है, उसमें वर्णन करना होता है। आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब होता है उसमें तर्क वितर्क करना पड़ता है। और बायोग्राफिकल का मतलब होता है बायोग्राफी बेस्ड होता है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन जो इस राइटिंग वाले सेक्शन में होता है वह आर्टिकल का पूछा जाता है और उसमें मेनली 3 प्रकार के आर्टिकल की बात करनी होती है। वह डिस्क्रिप्टिव नेचर का हो सकता है, वह आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर का हो सकता है और वह बायोग्राफिकल नेचर का हो सकता है। तो आपको तीनों आर्टिकल का नेचर समझ में आ गया। ये कैसे होते हैं और इनको कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी चर्चा हम लोग जब पढ़ेंगे आर्टिकल को तब देखेंगे। अभी आपको सिर्फ सिलेबस देखना है। फिर इसके बाद जब हम लोग दूसरे तरफ पढ़ते हैं, इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमको लेटर पूछा जाता है, लेटर, लेटर। अब ये जो लेटर होता है इंटरमीडिएट में, अच्छा आर्टिकल की अगर हम लोग बात कर लें तो ये जो आर्टिकल आता है वो अपने आप में 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 20 मार्क्स है, उसमें 10 मार्क्स का क्या पूछा जाता है, आर्टिकल पूछा जाता है। और दूसरा जो है 10 मार्क्स का वह क्या पूछा जाता है, लेटर पूछा जाता है। 10 मार्क्स का क्या पूछा जाता है, लेटर पूछा जाता है। और ये जो लेटर होता है, ये जो लेटर होता है वह हमें एडिटर को लिखना हो सकता है, एडिटर को लिखना हो सकता है, एडिटर को लिखना हो सकता है। कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के एडिटर को हम लोगों को लिखना पड़ सकता है। और दूसरा जो होता है वो कंप्लेन लेटर होता है, कंप्लेन लेटर होता है।
कंप्लेन लेटर मतलब सब लोग जानते ही होंगे, जो शिकायत पत्र होता है किसी की शिकायत के लिए या किसी शीर्षक के ऊपर अगर हमें कोई शिकायत दर्ज करानी होती है तो कंप्लेन करने के लिए जिस लेटर का प्रयोग किया जाता है उसको कंप्लेन लेटर कहते हैं। और आखिरी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर यानी व्यवसाय संबंधी अगर हमें कोई लेटर लिखना होता है तो उसको हम लोग बिजनेस लेटर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा सेक्शन बी है यानी जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, जो हमारे 20 मार्क्स में पूछा जाता है, वो 10 नंबर के आर्टिकल आते हैं, 10 नंबर का लेटर आता है और दोनों मिला के 20 मार्क्स के हमें लिखने होते हैं। तो 10 + 10 का इधर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग समझ गए। इस प्रकार हम लोगों का सेक्शन बी वाला पार्ट क्लियर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग बारी बारी से सारी बातों को नोट करते जाएंगे, जब सबकी बात आएगी विस्तृत रूप से हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम लोग अगर सेक्शन सी को देखें, ध्यान से आप लोग देखिएगा, सेक्शन सी, सेक्शन सी और लल्ला जो सेक्शन सी होता है, जो आपका पेपर का सेक्शन सी वाला पार्ट होता है, सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो 15 नंबर का पूछा जाता है, दूसरा सेक्शन होता है वो 20 नंबर का पूछा जाता है और जो तीसरा सेक्शन होता है वो 25 मार्क्स का पूछा जाता है। 25 मार्क्स। अब ये जो 25 मार्क्स हैं वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें 10 MCQ, 10 MCQ and 10 MCQ and very short आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वह किस किस टॉपिक से संबंधित होते हैं, यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कुछ MCQ होते हैं, कुल मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कुछ MCQ होते हैं और कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और वह किस किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होते हैं, सबसे पहला वो सिंथेसिस के हो सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्यों का संयोजन, वाक्यों का संयोजन। जो दूसरा होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों का रूपांतरण। जो लल्ला तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स, सिंटैक्स, इसी को हम लोग सेंटेंस एरर टू करेक्ट फॉर्म भी कह देते हैं। यानी सिंटैक्स का मतलब जो वाक्य शुद्धि होती है, जिसमें सेंटेंस में एरर होती है, उसको करेक्ट फॉर्म में लिखना होता है, इसको हम लोग कहते हैं वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। जो चौथा पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, यानी इसमें पूछा जा सकता है, वो नरेशन होता है, नरेशन होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अंतर्गत ये भी आता है। इसके अलावा हम लोगों को इसके अंतर वोकैबुलरी पार्ट भी शामिल होता है, वोकैबुलरी पोर्शन कह लें, वोकैबुलरी पार्ट कह लें, ये भी शामिल होता है, जिसमें हमसे सिनोनिम्स पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स पूछा जाता है, विलोम शब्द, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाता है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, फ्रेजल वर्ब पूछा जाता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाक्यांशों के लिए एक शब्द और होमोफोन्स।
तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंटैक्स जिसमें हम लोगों के सेंटेंस के जो एरर होते हैं उसको करेक्ट फॉर्म में लिखना होता है, और नरेशन पूछे जाते हैं। और ओकैब के अंतर्गत सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन सब के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो कुल मिला के जो ये 25 नंबर का पूरा पार्ट है, जहाँ तक अभी आपको बताया गया है, उसमें हम लोग अगर देखेंगे तो 10 और इंटू 2 यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर MCQ 2 नंबर का होगा। मतलब 10 जो MCQ और बेरी शार्ट मिला के है, 10 गुणे 2 बराबर अपने पास कितने मार्क्स आ जाते हैं? 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स इधर हो गए, और अभी 5 मार्क्स और बच रहा है। उस 5 मार्क्स का क्या पूछा जाता है? ट्रांसलेशन पूछा जाता है। ट्रांसलेशन पूछा जाता है, जो सेक्शन सी का ही पार्ट है। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। तो 20 मार्क्स यहाँ हो गया और 5 मार्क्स यहाँ हो गया। कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि 25 मार्क्स कंप्लीट हो गया, और इस प्रकार से जो हमारा सेक्शन सी होता है वो 25 मार्क्स में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सेक्शन सी तक की बात समझ में आ गई। सेक्शन सी जो होता है उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ MCQ बेस्ड होते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम लोगों को सिंथेसिस के अंतर्गत के क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के, सिंटैक्स के, नरेशन के, और ओकैब के। और ओकैब में भी इतने टाइप के आ सकते हैं, और अलग से हमें 5 नंबर के ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं हिंदी से इंग्लिश। तो यहाँ से 10 इंटू 2 20, और यहाँ 5 मिला के 25 मार्क्स के हो गए। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब हम लोग सबसे आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, सबसे आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन डी की तरफ। तो लल्ला जो सेक्शन डी है, सेक्शन सी में हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर लिए। अब अगर हम लोग सेक्शन डी की बात करें, तो सेक्शन डी को हम लोग लिटरेचर के नाम से जानते हैं। सेक्शन डी को हम लोग लिटरेचर के नाम से जानते हैं, यानी जो साहित्यिक रचनाएं हम लोगों को पढ़ना है, साहित्यिक रचनाएं पढ़ने हैं, वो हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और वो यूपी बोर्ड सिलेबस के अनुसार टोटल 40 मार्क्स की पूछी जाती है। कितने मार्क्स की पूछी जाती है? 40 मार्क्स की पूछी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ भी अभी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम लोग केवल सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये 40 मार्क्स कैसे कैसे बढ़ता है, आप लोग उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोगों को यूपी बोर्ड में जो बुक्स पढ़नी होती हैं, वो जो बुक्स होती है उसके ऊपर सब लोग ध्यान से देखेंगे, वो बुक्स हमें कितने प्रकार से पढ़नी होती है। सबसे पहली बुक जो हम लोगों को पढ़नी होती है इसमें, उस बुक का नाम होता है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक पहली बुक जो पढ़नी होती है, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक। अब ये फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक जो होती है, इसमें हम लोगों को प्रोज पढ़ना होता है और पोएट्री भी पढ़ना होता है। प्रोज भी पढ़ना होता है और पोएट्री भी पढ़ना होता है। अब जो प्रोज और पोएट्री होता है उसमें हम लोग देख लेते हैं बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोज से और पोएट्री से। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज के ऊपर बात करते हैं। प्रोज में हमें कुल मिला के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और प्रत्येक 4-4 मार्क्स का होता है। तो 4 और 4 मिलके कितना हो गया? 8 मार्क्स। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये जो होता है वह 7 मार्क्स का होता है। और इसमें हम लोगों को एक क्वेश्चन लिखना होता है, और एक क्वेश्चन जो होता है वह कितने मार्क्स का होता है?
7 मार्क्स का होता है। तो जो हमारे फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में जो प्रोज आता है उसमें इस प्रकार से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 4 अंक के 8, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, उसमें 1 लिखना रहता है, उसमें 7 मार्क्स का आता है। तो इस प्रकार से 4 और 4 8, और 8 और 7 मिला के कितना हो गया प्रोज से 15 मार्क्स का। प्रोज कितने मार्क्स का आ जाएगा? 15 मार्क्स का। अब हम लोग पोएट्री की बात करते हैं। अच्छा, पोएट्री हमारे बुक में जो दी रहेगी, यानी जितने चैप्टर उसके दिए रहते हैं, जो हम लोग बोर्ड परीक्षा में जाते हैं तो वही जो भी पोएट्री दी रहती है उसी पोएट्री में से कोई एक एक्सट्रैक्ट, मतलब उसी का कोई पंक्तियाँ 4 लाइन की या 6 लाइन की, जैसे चैप्टर के अनुसार वो अरेंज होते हैं, उन्हीं को उठाकर दे दिया रहता है, और उनको हम लोग जो पढ़े रहते हैं वही उठा के आता है, नहीं बुक में से ही आता है। और बुक का आया हुआ वह जो लाइनें होती हैं उन लाइन का अर्थ हम लोगों को पहले से पता होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा होता है, और उसी के आधार पे हमसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं? 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी उन पंक्तियों को पढ़ के हम लोगों को उसी के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब छोटा छोटा लिखना रहता है। अब बताइए काव्य है तो उसमें कितना ही आप लिख पाएंगे, सिर्फ अर्थ देखना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी लिटरल जो आंसर बन सकता है, मतलब उसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर जो उसके आंसर्स बन सकते हैं उसको देना होता है। और इसके अलावा ये जो 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 × 2 = 6 मार्क्स, 6 मार्क्स। और यही जो 3 × 2 = 6 मार्क्स का है, इसी में हम लोगों को अलग से इन्हीं क्वेश्चंस में हमें कोई वोकैबुलरी का भी क्वेश्चन मिल सकता है, वोकैबुलरी का क्वेश्चन भी मिल सकता है। यानी आपको हो सकता है किसी शब्द का सिनोनिम पूछ ले, किसी का एंटोनिम्स पूछ ले, और कहीं कहीं हम लोगों को फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ देता है। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिगर ऑफ स्पीच, या किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पूछ सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ सकता है, या किसी एक प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए वर्ड के आधार पे दे सकता है, मतलब नाउन को एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव को नाउन के रूप में ऐसे वर्ड दे देगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए कह देगा। तो यहाँ पे वर्ड का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन पूछ सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच का, और फिगर ऑफ स्पीच, और यहाँ से सिनोनिम, एंटोनिम्स। तो टाइप के क्वेश्चन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, हम लोग सबका अध्ययन करेंगे। 3 शॉर्ट का 6, और ये जो और अलग से इसमें क्वेश्चन और पूछता है, इसमें एक अलग से क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसमें हम लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, सेंट्रल, जिसमें हम लोगों को अलग से सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, सेंट्रल आइडिया। और ये जो सेंट्रल आइडिया होता है यह 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। तो 6 मार्क्स यहाँ से, 4 मार्क्स यहाँ से, जो पोएट्री के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 10 मार्क्स के होते हैं। तो सेक्शन डी के अंतर्गत हम लोगों को लिटरेचर पढ़ना है। लिटरेचर मतलब 40 मार्क्स का आएगा, उसमें हम लोग फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में देख लिए, जो प्रोज है इससे 15 मार्क्स का आएगा, पोएट्री से 10 मार्क्स का आएगा। प्रोज के अंतर्गत 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 + 4 8 मार्क्स के आएंगे। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 क्वेश्चन लिखना रहेगा, 7 मार्क्स का रहेगा। और पोएट्री में एक स्ट्राइक रहेगा किसी भी पोएट्री का, उसके 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 × 2 6 मार्क्स के, इसमें वोकैब के क्वेश्चन भी शामिल हो सकते हैं, और सेंट्रल आइडिया आएगा 4 मार्क्स का। तो इस प्रकार से इधर फ्लेमिंगो वाली बुक से प्रोज पोएट्री मिला के जितने भी नंबर का आ सकता है वो आपको बता दिया गया। अब हम लोगों की यूपी बोर्ड में अलग से एक बुक और पढ़नी है जिसको हम लोग कहते हैं विस्टास। विस्टास ये सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर है। इस सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत अपने को कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी होती है, और उसके आधार पे हम लोगों को 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पहला पूछा जाता है। इसमें हम लोगों से 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे हम लोग 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। 4 + 4 मिलके 8 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है। और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है,
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है जो 7 मार्क्स का होता है, तो टोटल हो गया 50, यहाँ 7 मार्क्स का और वहाँ 8 मार्क्स का, टोटल हो गया 15 मार्क्स। तो यहाँ से 25, 15 + 10 25 और यहाँ 15, टोटल मिलके हो गया 40 मार्क्स। इस प्रकार से सेक्शन डी जो होता है टोटल 40 मार्क्स का होता है। आप लोग ध्यान से इन सारी बातों को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अब अगर हम लोग मिला दें सबसे लास्ट में टोटल अगर हम लोग मिला दें टोटल, तो पहले सेक्शन में हम लोग देखे थे जो सबसे पहला सेक्शन था, यानी कौन सा, सबसे पहला रीडिंग वाला सेक्शन। तो रीडिंग वाला सेक्शन हमारा 15 मार्क्स का था, फिर राइटिंग वाला सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का था, फिर ग्रामर वाला जो हमारा सेक्शन था वो 25 मार्क्स का था, और ये वाला जो है यानी सेक्शन डी जो है वो 40 मार्क्स का है। तो अगर हम लोग सबको ऐड कर दें, यहाँ 35 और यहाँ 25, जब इसको ऐड करेंगे 60 हो जाएगा प्लस 40, टोटल हो गया 100 मार्क्स। और इसी 100 मार्क्स के लिए हम लोगों को पूरे साल मेहनत करनी है, अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोग जब 100 मार्क्स को समझ गए तो आप लोग जान गए होंगे हम लोगों का जो सबसे अगला टारगेट है और जो सबसे महत्वपूर्ण टारगेट है वो टारगेट कौन सा है अपना, 100 आउट ऑफ 100। इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 निकालने के लिए, लाने के लिए हम लोगों को कुल मिला के इतनी मेहनत करनी है, इतने सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, और उसके बाद हम लोगों को जो मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर है, उसको लगाने हैं। इतना करने के बाद हम लोग जब प्रैक्टिस भरपूर कर लेंगे तो हम लोग 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। शुरू से ही आप लोगों को लिखने की कला आनी चाहिए, आप लोगों को लिखना आना चाहिए। तो लिखने की प्रैक्टिस आप शुरू से करेंगे, जितनी बातों को बताया जाएगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो बड़ा, हमें उम्मीद है 100 में से 100 नंबर आप लोग ला सकते हैं। लेकिन उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है मेहनत के साथ, और लगातार नोट्स को बनाते जाना है और वीडियो को देखते जाना है। सबको बात समझ में आ गई? तो जब हम लोग पूरा सिलेबस अब जान गए, कंप्लीट सिलेबस हम लोग यूपी बोर्ड का आप समझ गए, तो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। लल्ला, हम लोग जो सबसे पहली बात यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग प्रोज पोएट्री को और सप्लीमेंट्री को, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसको हम लोग बाद में कुछ वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे सेक्शन सी के ऊपर, सेक्शन सी के ऊपर। और सेक्शन सी के ऊपर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही हमारा ग्रामर वाला पोर्शन है, ग्रामर वाला पोर्शन है, ग्रामर वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है जो हम लोगों से 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें हम लोगों को सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है। तीसरा, सिंटैक्स के बारे में पढ़ना है। और फिर चौथा, नरेशन के बारे में पढ़ना है। और फिर पांचवा, वोकैबुलरी के बारे में पढ़ना है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब, सबसे लास्ट में होमोफोन्स, समध्वनिक, जिसमें प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन स्पेलिंग में और उनके प्रयोग में अंतर होता है। तो हम लोगों को इस सेक्शन के अंतर्गत इतनी बातों को कवर करना है। और एक अलग से हम लोग ट्रांसलेशन को भी इसमें देख लेंगे, ट्रांसलेशन को भी देख लेंगे, हिंदी टू इंग्लिश। तो टोटल हम लोगों का जो ग्रामर पोर्शन, मेन पोर्शन है इंटरमीडिएट के लिए, क्लास 12 के लिए, वो इतना होता है। तो हम लोग सबसे पहले आज आप लोग थम्सअप कर दीजिएगा कि हम लोग अपने सिलेबस को, अपने जर्नी को, अपनी पढ़ाई को जो क्लास 12 की है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की। सब लोग सेक्शन सी के अंतर्गत यानी ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत जो हम लोग 25 मार्क्स का पढ़ना है, सब अपने कॉपी पे सबसे पहली टॉपिक लिख लेंगे।
सबसे पहले टॉपिक लिख लेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, और हिंदी में लिख लेंगे वाक्यों का संयोजन, वाक्यों का संयोजन, वाक्यों का संयोजन। वाक्यों का संयोजन। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का लिटरल मीनिंग जानना चाहें, मतलब शाब्दिक अर्थ जानना चाहें, तो हम लोग इसके शाब्दिक अर्थ के ऊपर चर्चा करते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है टू मिक्स आर टू मर्ज, इसका मतलब होता है मिला देना या संयुक्त कर देना। और आप मतलब क्या होता है को, का, की, के, और सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है वाक्यों को। यानी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का जो लिटरल मीनिंग होता है कि जब हम लोग वाक्यों को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को हम लोग क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, कंपोजिट कर देते हैं, मिला देते हैं, और मिला के हम लोग क्या कर देते हैं, एक नए प्रकार के वाक्य का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दिए गए वाक्यों को, दिए गए सेंटेंसेस को हम लोग क्या कर दें, सिंथेसाइज कर दें, मतलब मिला दें, मिक्स कर दें, मर्ज कर दें, कंपोजिट कर दें। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिटरली वाक्यों का संयोजन करना, वाक्यों का संयोजन करना। अब अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें, तो हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं, चलो कॉपी में ध्यान से नोट करेंगे। देखिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का डेफिनेशन क्या होता है, हिंदी में पहले लिख रहे हैं। जब हम दो अथवा दो से अधिक वाक्यों को आपस में मिलाकर चाहे एक सरल वाक्य में या एक संयुक्त वाक्य में या एक मिश्र वाक्य में संयोजित कर देते हैं, या परिवर्तित कर देते हैं, तब इस प्रक्रिया को वाक्यों का संयोजन करना कहते हैं, वाक्यों का संयोजन करना कहते हैं। इंग्लिश में लिख लेना सब लोग, टू कंपोजिट / मिक्स / मर्ज टू आर मोर सेपरेट sentences into a simple sentence or compound sentence or complex sentence is called synthesis of sentence। फिर से दोहरा लीजिए सब लोग। जब हम लोग दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में मिलाकर
चाहे एक सरल वाक्य में या एक संयुक्त वाक्य में या एक मिश्र वाक्य में संयोजित या परिवर्तित कर देते हैं, तब इस प्रक्रिया को वाक्यों का संयोजन कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख दिए, व्हेन वी कंपोजिट आर मिक्स आर मर्ज टू आर मोर सेपरेट सेंटेंसेज इनटू अ सिंपल सेंटेंस आर कंपाउंड सेंटेंस आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य। तो हम लोग अगर दो या दो से अधिक ऐसे बिखरे हुए या पहले से लिखे गए वाक्यों को किसी भी नियम के द्वारा मिला के, जो नियम आवश्यक होता है उसके द्वारा मिला के एक सरल वाक्य में यानी सिंपल सेंटेंस में, या एक संयुक्त वाक्य में यानी कंपाउंड सेंटेंस में, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सबको बात समझ में आ गई? हम लोग एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं और उस उदाहरण को सब लोग देखेंगे। जैसे राम इज इंटेलिजेंट, राम इज पुअर। अभी दो अलग अलग सेंटेंस लिखे गए हैं, एक कह रहा है राम इज इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान है, दूसरा कह रहा है राम इज पुअर, राम गरीब है। अब ये दोनों अभी सेपरेट सेंटेंस लिखे गए हैं। सेपरेट सेंटेंस का मतलब होता है अभी ये दोनों सेंटेंस अलग अलग रूप में लिखे गए हैं। हम लोगों को जब इसका सिंथेसिस करना है, मतलब दोनों को मिला के एक ही वाक्य बना देना है, मतलब सिंपल का रूप दे देना हो, तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट बट पुअर। यहाँ पे जो बट है, हम लोग आगे चल के इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे जो बट है, अगर हम लोग इस बट से जोड़ दिए, अभी दिखने में तो यह सिंपल सेंटेंस जैसा लग रहा है, लेकिन आपको अभी पता होना चाहिए जो बट होता है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होता है। और जब किसी वाक्य को लिखने के दौरान कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो जिस सेंटेंस का निर्माण होता है उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। हम आपको अभी सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे सेपरेट सेंटेंस है, हम लोग इसको मिला के लिख दिए। तो इस प्रकार से जो इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को जब एक ही में मिला के लिख दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। मतलब बिखरे हुए वाक्य रहेंगे, उसको किसी न किसी कंजक्शन के द्वारा या किसी सामान्य नियम का प्रयोग करके जब हम लोग किसी दूसरे रूप के सेंटेंस में परिवर्तित करके लिख लेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहेंगे। यहाँ पे दोनों अलग अलग वाक्य थे, हम लोग इसको बट के द्वारा जोड़ के इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि बट एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और जो सेंटेंस के दो अलग अलग भाव कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं, उससे जिस सेंटेंस का निर्माण होता है उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, बट अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस को मिला के लिखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। आई थिंक सबको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का लिटरल मीनिंग, उसकी हिंदी इंग्लिश में डेफिनेशन और उसका क्या अनुप्रयोग है, कैसे उसके एग्जाम्पल होते हैं, आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वाक्यों का संयोजन आप लोग लिख लेंगे, एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। और आज वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसलिए हम लोग अभी आज की बात को यहीं पे यहाँ तक की बात को अभी यहीं पे विराम देते हैं। हम लोग इसी सेम कंसेप्ट को अगली वाली वीडियो में यहीं से बिल्कुल बढ़ाएंगे। आप लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ यहाँ तक की बातों को लिख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, दोहरा लेंगे, और बाकी जो इसके आगे के पार्ट रहेंगे उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जो हम लोग हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।